हेलो दोस्तों। क्या भारत का चुनावी तंत्र खुद एक चुनौती बन गया है? जब पैसा, अपराध, कम्युनलिज्म वोट का दाम तय करने लगे, तो क्या उस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रह सकती है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन तीन मेजर चैलेंजेस की जो इंडिया की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, जैसे कि मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन और कम्युनल पॉलिटिक्स। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिस्पॉन्सेस को जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स को देखें और रिफॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। तो देखते हैं, कुछ रियल फैक्ट्स पे जाने की कोशिश करेंगे, कुछ नंबर्स को टेक ऑन करेंगे कि कैसे क्रिमिनलाइजेशन है, मनी पावर का क्या रोल है, ये सारी चीजें। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई, ये जो टर्म है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, सबसे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए ना, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं। थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन हो तो, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी जिसमें लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं या अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या होती है। A democracy in which people choose their representatives directly or indirectly through a fair and free elections. राइट? तो ये तो बात हो गई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की। बट क्या सिर्फ इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी की गारंटी है? जब इलेक्शन में पैसा बोलता हो, अपराधी जीतते हो और धर्म पे वोट, क्रिमिनल टाइप्स पे वोट मांगा जाता हो, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिचुअल बन जाता है। उस डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग खत्म हो जाता है वहां पे। तो सिमिलरली बहुत सारे मेजर इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। एग्जैक्टली इश्यूज है क्या? ट्राई करना कि वीडियो को लास्ट तक कवर करें, क्योंकि इसके मेजर पूरा जो यूपीएससी में जितना भी क्रक्स वो बन सकता था, वो सारा फ्रेम करने की कोशिश करी है, ताकि अगर यही क्वेश्चन मेंस में आ जाए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी और गवर्नेंस, तो वहां पे आप एक इजी वे में एग्जांपल्स के थ्रू इसको लिख दो। तो सबसे पहले जब हम मेजर इश्यूज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इश्यू क्या? मनी पावर। अब पॉइंट आता है, मनी पावर कैसे एक इश्यू है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों का खर्चा करती हैं, पर डिक्लेयर्ड सोर्स की जब बात आती है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2017 में, तो उससे क्या हुआ, जो डोनर था उसकी एनोमिनिटी बढ़ा दी गई, ब्लैक मनी लीगल बैन कर दिया गया। अगर एडीआर रिपोर्ट्स की माने, तो 80% डोनेशंस टॉप 5 पार्टीज को गए हैं, एंड थ्रू अ ओपेक बॉन्ड। ट्रांसपेरेंसी। लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करे गए थे। क्या एक इलेक्शन में 60,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखते? तो सबसे बड़ा जो मेजर इशू है, वो है मनी पावर। दूसरे इशू की अगर हम बात करते हैं, वो है क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अपराधी नेता बन रहे हैं। जैसे 2004 की जगह अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे 24 एमपीस वो थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। क्या वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट मेजर सीरियस चार्ज हैं, जैसे दंगा, सेक्सुअल असोल्ट, मर्डर, जिनके अगेंस्ट ऐसे क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्या वो एज एन एमपी खड़ा हो सकता है? तो 2004 में इट वाज अराउंड 24%। 2019 से बढ़ के 43% पहुंच गया। हो क्या रहा है ये? इनडायरेक्टली अपराधी और अपराधी जो भी थे, वो अब नेता बन रहे हैं और वोटिंग से जीत भी रहे हैं। इनको जिता कौन रहा है? तीसरा पॉइंट, सबसे मेजर पॉइंट आएगा, कम्युनल राइट्स, कम्युनल एंड आइडेंटिटी बेस्ड कैंपेन्स। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्पीचीज फैलाई जा रही हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है,
कास्ट मोबिलाइजेशन जैसी चीजें देखने को मिल रही है, और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल लो। दिल्ली इलेक्शन 2020 बात करें तो कम्युनल एड्स और स्लोगन्स का यूज करा गया। तो क्या ये सब कुछ चीजें सही थी? इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्ट वे में जब भी हम बात करेंगे, तो ये इनमें से क्या कोई भी चीज सही थी? नहीं लगता। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू और चाहूंगा। जब हम मनी पावर की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पार्टीज और कैंडिडेट का खर्चा ऑफिशियल लिमिट से बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक मनी, पेड न्यूज और वोटिंग बाइस जैसे टैक्टिक्स खेली जाती है। एग्जाम्पल आप जरूर रखना मनी पावर में, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो मनी पावर में आप इलेक्शन ले सकते हो। 2019 में एक कैंडिडेट ने 90,000 करोड़ तक खर्च करके दिखाया, जबकि लीगल लिमिट सिर्फ और सिर्फ 70 लाख थी। कहाँ 90 करोड़ और कहाँ 70 लाख। लिमिट तो 1 करोड़ के अंदर थी, उसका 89 क्यों 90 टाइम्स ज्यादा स्पेंड हुआ। क्यों, कैसे? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। 2019 में 43% के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस था। मैं आपको थोड़े से नंबर डिफाइन कर देता हूँ। लोग हमें 543 एमपी थे, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे 233 एमपीज पर क्रिमिनल केसेस था, जो कि 43% बैठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू पे कई बार कंसर्न दिखाया, लेकिन पॉलिटिकल विल आज भी मिसिंग है। बिहार और यूपी के बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस भी रजिस्टर्ड है। कम्युनल एंड व्हीट पॉलिटिक्स की जब मैं बात करता हूँ, 2022 में यूपी इलेक्शन में कितनी सारी रैलीज, जितनी भी रैलीज निकली, उसमें कम्युनल लैंग्वेजेस का यूज करा गया, लेकिन कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ उनके अगेंस्ट। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता था कि भाई अगर आपके सामने ये पॉइंट्स आए कि मेजर इश्यूज जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं, तो मेजर इश्यूज यहीं पर है। मनी पावर है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, एंड कम्युनल लैंग्वेजेस एंड आइडेंटिटी बेस्ड कैंपेन्स है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं लीग फ्रेमवर्क की। इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई, कौन से आर्टिकल्स में कैसे कैसे इलेक्शन से रिलेटेड मेंशन। तो मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा आर्टिकल 340, 324 से, 325 से, 326 से, 327 एंड लास्ट में 328। तो करीबन करीबन ये पांचों आर्टिकल्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनना। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट कराने का पावर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल और फेयर इलेक्शन इंश्योर करना होता है। ये कहां पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 324। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहो तो कुछ ऐसे समझो कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोस्टपोन, डिस्क्वालिफिकेशंस और वोटर रजिस्ट्रेशन जैसे इश्यूज को हैंडल करता है। तो ये सारी चीजें हो गई बात आर्टिकल 324 की। मूव करते हैं आर्टिकल 325 में, जहां पे वोटर लिस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ऐसा मेंशन है। हर सिटीजन का बराबर हक है वोट देने का। तो किसी भी बेस पे, चाहे वो रिलीजन, सेक्स, कैसा भी बेस हो, उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 325 पे मेंशन है। आर्टिकल 326 आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि एक चीज और आप कमेंट करके बताओगे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वोटिंग एज को 21 ईयर से घटा के 18 ईयर्स पे कर दिया गया। राइट। जब सेलिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे इसका जिक्र करा गया है कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। उसके बाद मूव करते हैं आर्टिकल 327 एंड 328 में, जहां पे मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इलेक्शन लॉस बनाने का अधिकार है। ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो सके नेशनल नीड्स के। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास इलेक्शन लॉस बनाने का पूरा अधिकार है। तो आई हो आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था, आर्टिकल 325 डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था,
326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी रिलेटेड था और 27-28 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर रिलेटेड था। इतना क्लियर होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई कुछ आर्टिकल्स की। इस क्या यहीं पे सारी चीजें खत्म हो जाती? नहीं। इसके बाद आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल 1950 और फिर 1951, इन दोनों की बात करी जाएगी। ये दोनों ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम इनको इतना डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से जरूर आना चाहूंगा कि जब हम आरपी एक्ट 1950 की बात करते हैं तो वोटर रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में गाइडलाइंस यहाँ डिफाइन होती हैं। और आर्टिकल आरपी एक्ट 1951 की जब हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन कंडक्ट को रेगुलेट कर, जैसे कि कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और एसेट डिस्क्लोजर जो भी है, वो सारी चीजें यहाँ से होती है, राइट। तो ये वो गाइडलाइंस है और ये दूसरी गाइडलाइंस है, वोटर रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रोल्स। तो आई होप ओवरव्यू आपको मिल गया हुआ है यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि अगर आप एक रेफरेंस दे सकते हो तो आपके आंसर का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की तो 2002 से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2013 में एंड उसके बाद 2019 में, राइट। तो ये चारों जो जजमेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। 2002 में जब हम शुरुआत करते हैं तो इट वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। लिखते हुए चलें, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ, एससी ने इलेक्शन कैंडिडेट्स को मैंडेटरी बनाया कि वो अपना क्रिमिनल एसेट्स और एजुकेशन रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करें। ये कब हुआ था? यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस जजमेंट के बाद हुआ क्या, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी बढ़ना स्टार्ट हुई और क्रिमिनलाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी भी। लेकिन इनडायरेक्टली देखने को क्या मिला, 2019 में 43% क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स देखने को मिला। 43%। होना तो इसके बाद कम था ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कंसर्न आ रहा था इस पे। 2003 की बात करते हैं, पीयूसीएल वर्सेस यूआई, यूनियन ऑफ इंडिया। वोटर्स के जो कैंडिडेट का बैकग्राउंड, जो वोटर्स हैं उनको कैंडिडेट का बैकग्राउंड जानने का हक दिया गया। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी उतनी ही ज्यादा वोटर्स का पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस भी बढ़ती चली गई। तो ये 2003 के बाद हुआ। 2030 में हुआ लिली थॉमस केस। अगर एमपी और एमएलए कन्विक्टेड हो तो उन्हें अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ती है। इस केस ने कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को इनएलिजिबल बना दिया फ्यूचर ऑफिसेस के लिए। तो ये सब कुछ कब हुआ? 2013 में, लिली थॉमस केस में। लेकिन हम तो अभी 2003 का डेटा देख रहे हैं। 2019 में पीआईएल आया, पॉलिटिकल पार्टीज को मैंडेटरी बनाया गया कि वो अब अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और उतना कम पब्लिक प्रेशर। तो ये सारी चीजें हुई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। 2002, 3, 13 एंड 19, लिली थॉमस केस and this PIL, the PUCL versus UOI and the Union of India versus Association for Democratic Reform। इसके बाद इसका जो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इसका गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, सबसे पहली चीज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब की वजह से, इनके एब्सेंस की वजह से क्या हो रहा है, गवर्नेंस की क्वालिटी डिक्लाइन होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है वो अपना ट्रस्ट लूज कर देता है। वोटर्स की बात कर लेते हैं। जब पैसा और क्राइम डोमिनेट करने लगे तब कॉमन वोटर्स का इंटरेस्ट लो हो जाएगा। कैसे ना कैसे, जब आपको पता ही है कि इस पर्टिकुलर पर्सन, चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, इसके पास पैसा है, डोमिनेट इसी को ही करना है, तो क्या फायदा वोट देके। 2019 इलेक्शंस के बाद यूथ वोटर एंगेजमेंट काफी इंक्रीज हुआ, बट स्टिल जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही था। डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी की बात कर लेते हैं और जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी क्रेडिबिलिटी की। जो इनकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी है वो सब कम हो जाती है वोटर्स की। उनको पता है कि इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेटेड है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। कैसे कैसे ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले 52nd अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिली 1985। अब इसमें क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया जो पार्टी स्विचिंग को रोकने के लिए था। एग्जाम्पल, जैसे महाराष्ट्र 2019 में डिफेक्शन इश्यूज का सॉल्यूशन दिया गया कोर्ट्स के थ्रू, राइट। तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 देखने को मिली। मिनिस्टर्स की जो साइज लिमिट थी, मिनिस्टर्स का जो साइज था उसको बेसिकली लिमिट किया गया और एंटी डिफेक्शन नॉर्म्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। अच्छा, मैंने आपसे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज पूछी थी कि जो वोटर्स की थी वो 21 से 18 कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। तो दोस्तों वो हुई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब डेट आप बताओ। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद जो वोटिंग एज थी उसको 21 से करके 18 ईयर्स कर दिया गया। यूथ पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें वो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। जनरली जो वोटर्स में जो वोटर्स हैं उनका जो बेसिक एज ग्रुप, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज ग्रुप हमें देखने को मिलता है वो 18 to 25 ही है। उसके बाद फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिली, जो कि लोगों को पता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ताकि ग्राउंड बॉडी ग्रास रूट लेवल पे भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हो सके। रिजर्वेशंस वहां पे भी रखे गए वुमेन्स के लिए, एसटीज को इंट्रोड्यूस करा गया, ये सारी चीजें। अब टेक्नोलॉजी और वोटिंग सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, ये तो वो सारे रिफॉर्म्स हो गए जो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे। टेक्नोलॉजी में क्या क्या रिफॉर्म आए ये भी देख लो। तो टेक्नोलॉजी एंड वोटिंग सिस्टम रिफॉर्म, ये सारे ही पॉइंट आपके एक आंसर की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं इसीलिए एक एक पॉइंट को बहुत स्ट्रेच आउट कर रहा हूँ, पर इतना भी नहीं कि उसको बिल्कुल ही स्ट्रेच आउट कर दो और सारी चीजों को स्किप कर दो। तो हाँ, जितना आप लोग पता होना चाहिए उतना हम करके चल रहे हैं, राइट। मेजर पॉइंट्स हमने सारे कवर करे हैं, एक भी पॉइंट हमारा छूटा नहीं है। तो टेक्नोलॉजी एंड वोटिंग सिस्टम रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमने काफी बार ईवीएम्स के बारे में पढ़ा ही होगा और उसमें वीवीपीएटी। तो जल्दी से वीवीपीएटी का जो फुल फॉर्म है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दो, क्योंकि पिछले साल भी इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज हमें देखने को मिली थी, काफी न्यूज में था, क्रिटिक्स थे इसके। बताओ। इन इलेक्शन में वोटर ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए इनका यूज बढ़ा दिया गया। जैसे 2019 में जनरल इलेक्शंस में 100% वीवीपीएटी का यूज किया गया। 2019 का ही एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, ईवीएम और वीवीपीएटी। और जल्दी फॉर्म आप लोग बताओ। उसके बाद नोटा 2030, इसमें क्या हुआ, नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन, लेकिन इसके लीगल इम्पैक्ट्स अभी भी लिमिटेड है। ये वोटर्स को ऑप्शन देता है जब कोई कैंडिडेट सुटेबल ना हो, नन ऑफ दी अबव। जैसे हमारे पास एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव, तो वैसे ही नोटा आया गया 2013 में, ताकि कैंडिडेट के पास चॉइस हो। जब कोई कैंडिडेट नहीं है तो भाई मैं नन ऑफ दी अबव पे टिक कर दूंगा। एक और हमने काफी ज्यादा सुना होगा, स्वीप, SPEEP, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये प्रोग्राम बेसिकली वोटर्स अवेयरनेस के लिए था। और इसका बेसिक एग्जांपल अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम उठा सकते हैं बिहार से। बिहार में म्यूजिकल स्ट्रीट प्ले और रूरल आउटरीच के थ्रू बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करी गई थी। तो ये प्रोग्राम को आपने समझ लिया, फुल फॉर्म याद रखना, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फिर इसके बाद काफी बार हमने चर्चा में सुना होगा वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ये तो काफी ज्यादा कॉमन है, इसके ऊपर आप अलग से तैयार करने की कोशिश करना बहुत डेप्थ में। वन नेशन एंड वन इलेक्शन, यूपीएससी ने इसके ऊपर पहले भी कई क्वेश्चंस पूछे हैं सीडीएस जैसे एग्जाम्स में, तो आप इंपॉर्टेंट है। इस पे ऊपर डिबेट चल रही है। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा, सेविंग है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो फेडरलिज्म का इशू आएगा ना, कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो ऐसे ही ये देखो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। बस मैं बताना चाहता था कि टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स में ये भी एक पार्ट है।
मैंने आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने की कोशिश करी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताने की कोशिश करी, लेकिन इसको सेपरेटली कवर करेंगे। फिर इसके बाद ये तो हो गई भाई, प्रॉब्लम्स बता दी, जजमेंट बता दिया, तो कोई सॉल्यूशन भी दे के चले जाओ। बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। सबसे पहली चीज, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए। अगर पब्लिक फंडिंग होगी तो उससे ब्लैक मनी, जो ये ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज पे आ रहा है, इसको बचाया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जर्मनी में पार्टीज को वोट शेयर के से फंड मिलता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी मिलती है हमें देखने। तो जर्मनी का एग्जाम्पल क्या हम इंडिया में लागू नहीं कर सकते? जब हम अलग अलग देश से चीजों को बोरो करके हमारी ट्यूशन में लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग देश से जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी हैं वहां से बोरो करके क्या अब स्टेब्लिश नहीं कर सकते? तो जर्मनी का एक एग्जाम्पल लेंगे, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का स्टेब्लिशमेंट हो इलेक्टोरल क्राइम्स के लिए। इलेक्टोरल क्राइम केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ही सॉल्व करना होगा, जिससे इलेक्शन रिलेटेड क्राइम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, वो कोर्ट में सालों तक पड़े ना रहे। दूसरा क्या हो सकता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसके बाद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन हो तो कितना अच्छा रहेगा। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा पावर देंगे ताकि वो और इफेक्टिव वे में और हर एमसीसी वायलेशन पे पेनल्टी इंपोज कर सके, और ये सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इन सारी चीजों का डेटा पब्लिक के पास हो ताकि पब्लिक उस पर नजर रख सके, और इलेक्शन कमीशन एक आर्बिट्री वे में अपनी पावर्स का यूज ना कर सके। ठीक है, तो ये आप इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड लिख लेना। चौथा पॉइंट, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी से कुछ इस तरीके की चीजें, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी इंटरनल फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबल बनानी होंगी, और कैंडिडेट सिलेक्शन में ओपन प्रोसेस होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की चीजें, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, तो ये वर्ड्स याद रखना। एंड और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखिए। हमने वोटर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एक वोटर एजुकेशन भी एक पॉइंट हो सकता है। वोटर एजुकेशन मतलब कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पॉलिटी से रिलेटेड एजुकेशन को जरूरी बना दें, तो लोग अपने राइट्स अपने ड्यूटीज का एक मेजर वे में पता लगेगा, और जब उन्हें अपने राइट्स और ड्यूटीज का पता लगेगा तो वो इजी वे में उस चीजों को टैकल कर सकते हैं। एंड फॉरमोस्ट हम एक चीज तो भूल ही गए, मीडिया को बोलो, मीडिया और सिविल सोसाइटीज जो होगी वो इलेक्शन वायलेशन को ट्रैक करने की कोशिश करें, और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में बिल्कुल ट्रुथ को सामने लाने की कोशिश करें। बस कुछ भी एक पार्टी को सपोर्ट ना करें, जो ट्रुथ है वो सामने लेके आए। तो ये सारी चीजें थी वे फॉरवर्ड में। एंड अगर चुनाव डेमोक्रेसी का मूल है, तो उसको बेसिकली ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाने का काम हम सबका है। आपका वोट, हमारा वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, एक बेसिक जानकारी है। हर वोट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसका इस्तेमाल हमें हमेशा समझदारी से करना चाहिए। एंड अगर आपको फाइनली जितनी भी सारी पॉइंट्स थे, जितने भी क्रिटिक पॉइंट हम यहाँ पे पुट कर सकते थे इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, वो सारे हमने यहाँ पे यूज करें। दी हिंदू में बार बार इसके ऊपर आर्टिकल देखने को मिला, एडिटोरियल। तो मैंने सोचा कि क्योंकि दी हिंदू में अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, एंड ये तो सबसे बड़ा मेजर इशू है हमारी डेमोक्रेसी का। तो इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेंस बेसिकली ज्यादातर करंट ओरिएंटेड देखने को मिला है हमेशा। तो ट्राई करना इन चीजों को इनकलकेट करना, एंड फिर भी कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और यूपीएससी की और ज्यादा करंट अफेयर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए।